हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आपके साथ एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। जो स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं अभी, ये एचडीएफसी बैंक के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिससे कि हम प्योरली बैंकिंग ऑपरेशंस के बारे में पता लगा सकें। इसके अलावा इनकी जो दो सब्सिडरी कंपनीज हैं, जिसमें एक एचडीएफसी की जो है फाइनेंशियल सर्विसेज है और दूसरा जो एचडीएफसी की जो है एक सिक्योरिटी बिजनेस है। तो देखिएगा उनके बारे में जो बात जो है हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं भी आपके साथ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात जो मैं कंपैरिजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कर रहा हूं, वो ध्यान से सुनना है आपने। मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिएगा जो पिछले एक साल पहले को आज से आप कंपेयर करेंगे तो वास्तव में बैंक के अंदर क्या होता है, एक पाइल अप होता रहता है आपकी जो है लोन बुक का और डिपॉजिट्स का। तो अल्टीमेटली अगर आप एक साल पहले से कंपेयर करेंगे तो वहां पे आपको हमेशा ही जो है ग्रोथ नजर आएगी। तो सिंपल सी बात यह है कि जो रीसेंट पास्ट होता है उससे कंपेयर करना जो है ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे कि हम बैंक की परफॉर्मेंस को सही तरीके से इवेल्यूट कर पाएं। तो मैं जो आपको एनालिसिस कर रहा हूं वो पिछले क्वार्टर के साथ करूंगा। दूसरी बात मैं आपके साथ जो करूंगा, क्योंकि ये जो दूसरी बात जो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सीजनल बिजनेस नहीं है। पहला तो मैंने आपको बताया कि जो है आप सही अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, दूसरा ये सीजनल बिजनेस नहीं है। तो एक सीजन से दूसरे सीजन में जो है फर्क होता है। तो जनरली जो केमिकल कंपनीज हैं, जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं, या दूसरे जो और सिमिलर प्रोडक्ट्स जो बनाती हैं कंपनियां, या जैसे लिकर कंपनीज हैं, शराब बनाने वाली कंपनी, उनके जो बिजनेस हैं वो आपको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने चाहिए, जिससे कि आप उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट कर सकें। लेकिन बैंक्स के मामले में मुझे लगता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो बेसिस पे जो एनालिसिस करते हैं वो रीजनेबल होता है। तो मैं आपके साथ जो एनालिसिस कर रहा हूं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कर रहा हूं। तो देखिएगा सबसे पहली बात कि अगर हम यहाँ पर एक एनालिसिस करना शुरू करें तो हम क्या पाते हैं। हम सबसे पहले बैंक के बिजनेस के अंदर ये समझते हैं कि बैंक किस तरीके से काम करता है। तो बैंक का मेन जो बिजनेस होता है वो ब्याज पे पैसा देना और ब्याज पे पैसा लेना। तो वो डिपॉजिट्स के रूप से पैसा उधार लेता है पब्लिक से, कुछ पैसा वो बोरो भी करते हैं। इसके अलावा जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कैपिटल के रूप में पैसा देते हैं बैंक को। वो सारे पैसे को जो है बैंक लोन के रूप में बांटता है। हालांकि उसमें से कुछ पैसा आरबीआई के पास सीआरआर के लिए और कुछ पैसा अपने लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर एसएलआर के लिए जो है रखता है। तो जितना बैंक ज़्यादा डिपॉजिट लेगा, जितना ज़्यादा वो लोन देगा, उतना ही उसके पास जो है अर्न करने की क्षमता बढ़ती रहती है। दूसरा सेकेंडरी बैंक जो है फीस बेस इनकम करते हैं। जैसे कि फीस बेस के अंदर आप देखिएगा कि करेंसी को एक्सचेंज करने से जो है उनको मिलती है, अपने क्लाइंट के फेवर में वो गारंटीज या एंडोर्समेंट्स करते हैं या एक्सेप्टेंस लेते हैं, वहाँ पर उनको कमीशन मिलता है। इसके अलावा जो लोन्स वगैरह हैं उनके प्रोसेस करने की जो फीस वगैरह है वो भी लेते हैं। तो जनरली अदर इनकम्स के अंदर फीस बेस्ड इनकम जनरली इंक्लूड होती है। तो अब देखिएगा ये जो सिचुएशंस थी ये कोविड से अफेक्टेड थी, लेकिन वास्तव में ये जो बैंक है ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो है जाना माना बैंक है, और इनकी जो ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स है वो ऑनलाइन के थ्रू जो है काम कर रहे थे। ये कोविड के अंदर ये ऑपरेशंस बंद नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी क्योंकि इम्पैक्ट जो था वो होना था, इस बात से भी जो है इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं इसके अंदर इंटरेस्ट इनकम की। तो देखिएगा जो इंटरेस्ट इनकम है वो सब लैक्स के अंदर जो है दी हुई है। तो जो इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको लैक्स के अंदर है, तो आप हम उनको करोड़ में कन्वर्ट करके आपके साथ बात करेंगे। तो ये देखिएगा ये 29885 और ये देखिएगा 30377, यानी कि जो टोटल इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ पर इंक्रीज हुई है, टोटल इंटरेस्ट इनकम। अब हम इसका बाइफर्केशन देखते हैं कि टोटल इंटरेस्ट इनकम कहाँ से बढ़ी है। तो देखिएगा जो इंटरेस्ट एंड लोन्स एंड एडवांसेस थे वो बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे कि पिछले क्वार्टर में थे, यानी कि अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा घटते हुए ही नजर आए हैं अगर आप, लेकिन वो अमाउंट जो है बहुत ही छोटा अमाउंट है। अगर हम करोड़ में भी बात करेंगे तो करीबन 7 करोड़ के अमाउंट जो है इंटरेस्ट आपका कम मिला है आपको। तो बट वो छोटा अमाउंट है इस बड़े बैंक के लिए। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इनकी बढ़ी है। तो जहां 5090 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी वहां करीबन 597 करोड़ रुपए के आसपास जो है इंटरेस्ट इनकम इनकी बढ़ गई है, 597 करोड़ के आसपास। तो सिंपल सी बात ये है, तो जो 590 के आसपास की जो है बढ़ गई है। तो ये जो 590 करोड़ की जो इनकम है ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। अब इस लाइन से क्या पता चलता है, इस लाइन से ये पता चलता है कि बैंक ने ब्याज कमाने के लिए पैसा जो है उधार देने की बजाय, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम तो बढ़ी नहीं है तो उधार तो दिया नहीं है, लेकिन अपने पैसे इन्वेस्टमेंट में रखे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है लिक्विड इन्वेस्टमेंट में, या तो उन्होंने गोल्ड खरीदा होगा, या लिक्विड फंड के अंदर पैसा रखा होगा, या किसी तरीके की जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदी होंगी, जिनसे इनको एक इंटरेस्ट इनकम का जो पोर्शन है वो ज़्यादा आया। तो सिंपल सी बात यहाँ है, तो जो इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा है तो इसका मतलब इन्होंने बॉन्ड्स या लिक्विड इन्वेस्टमेंट या जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं मार्केटेबल, उन इंस्ट्रूमेंटों को खरीद के अपने पैसे को बढ़ाया है। तो अल्टीमेटली जो 590 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो क्या इंपैक्ट डाल रहा है।
इंटरेस्ट एंड बैलेंस विद आरबीआई, जैसे कि मैं और प्राइवेट बैंक की बात करूं जिनको मैं एनालिसिस कर रहा था, जिसमें साउथ इंडियन बैंक और फेडरल बैंक थे, तो यहां पर देखने के लिए मिल रहा था कि उन बैंकों ने आरबीआई के पास पैसा काफी ज्यादा रखा था, लेकिन इस बैंक ने आरबीआई के पास पैसा ज्यादा नहीं रखा। वो तो पिछले क्वार्टर में ही बढ़ा दिया था इन्होंने, लेकिन इस क्वार्टर में जो है एक्स्ट्रा पैसा नहीं बढ़ाया है, बल्कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और उससे पैसे कमाए, बजाय कि आरबीआई से जो है बैलेंस के ऊपर जो है इंटरेस्ट कमाने की बजाय। तो अब यहाँ पे देखिए ये, क्योंकि ये पिछले क्वार्टर में ही बढ़ चुका था, तो ये बढ़ा हुआ अमाउंट जो है मोर और लेस सेम ही है, थोड़ा सा बल्कि घटाया है यहाँ लगी। ये जो एडजस्टमेंट है ये जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की एडजस्टमेंट हो सकती है, तो इसमें भी जो है ज़्यादा कुछ नहीं था। तो अल्टीमेटली इस पूरे घटनाक्रम से क्या पता चला, इस पूरे घटनाक्रम से पता चला कि बैंक ने जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा, यानी कि जो भी उसके पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट थे जो इस क्वार्टर में आए वो उनको उसने इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा, बजाय के बैंक की लोन बुक को ग्रो करने के। अब बात करते हैं दूसरी अदर इनकम, क्योंकि मैंने आपके साथ बोली थी कि जो फीस बेस्ड इनकम होती है वो भी काफ़ी इंपैक्ट करती है, लेकिन क्योंकि एक्टिविटीज़ स्लो डाउन थी, तो यहाँ पे जहाँ पे 6032 करोड़ की जो फीस बेस्ड इनकम थी पिछले क्वार्टर में, वो इस बार जो है 4075 करोड़ है, यानी कि करीबन करीबन 2000 करोड़ की जो फीस बेस्ड इनकम है वो घटती हुई नजर आई है। तो अल्टीमेटली ये जो फीस बेस्ड इनकम है जो करीबन 2000 करोड़ के आसपास घटती हुई नजर आई है, इसकी वजह से जो है प्रॉफिट पर आपको असर नजर आएगा साफ साफ। अब देखिएगा जो टोटल इनकम पिछले क्वार्टर में 35,917 करोड़ की थी, वो जो इनकम है वो देखिएगा 34453 करोड़ की हो गई। अब ये देखिएगा, मैं यहां पर आपके साथ जो बात करूंगा उसको बात करने से जो है आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, बस एक बात समझ में आ जाएगी कि जो टोटल इनकम है वो कम होके आई है, यानी कि पिछले क्वार्टर से आपके पास इनकम कम आई है। यानी कि जो आप मीडिया के अंदर देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर जो है ग्रोथ आई है टोटल इनकम के अंदर, वो ध्यान रखिएगा वो पिछले क्वार्टर में इससे भी ज़्यादा आई है। अगर पिछले क्वार्टर को उससे पिछले क्वार्टर कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो जस्टिफाई ही नहीं है। तो मैं आपको सीधी सी बात यही बोलूँगा कि मीडिया के अंदर जो आपको ग्रोथ दिखाई जा रही है वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई जा रही है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। मुझे जो पर्सनली लगता है रेलेवेंस है इसका कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में आपने क्या, और देखिएगा मोस्टली लोग उसी को एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि जो मीडिया में चल रहा होता है वो। तो सीधी सी बात ये है कि आप यहाँ पे समझिएगा, आप खुद बताइए कि यहाँ पे ग्रोथ हुई है टोटल इनकम में या डी ग्रोथ हुई। और इसके अंदर से भी मैं आपको बात बता दूं कि 590 करोड़ के 590 करोड़ के आसपास की जो इनकम है वो अदर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जो उन्होंने ट्रेजरी इनकम्स है वो कमाई है, यानी कि जो ट्रेजरी इनकम्स है वो इनकी बढ़ के आई है। अब आइए इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, तो देखिएगा जब लोन बांटे थे थोड़ा बहुत जो ग्रोथ थी तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट ही पे करना था, जस्टिफाई है, ये होना भी चाहिए था। उसके बाद आइएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इन्होंने जो, क्योंकि इनको फीस बेस इनकम कमाई है तो इनकी ये चीज़ें घटती हुई भी नजर आई है। तो देखिएगा 8277 करोड़ की जो इनकम थी और सॉरी एक्सपेंसेस थे वो 6911 करोड़ के हो गए। तो आप बताइए जो एक्सपेंसेस हैं कम कहाँ हुए। देखिएगा जो एक्सपेंसेस हैं वो दो जगह इंपैक्ट डाल रहे थे। एक है एम्प्लॉय कॉस्ट, तो एम्प्लॉय कॉस्ट तो घटती हुई नजर नहीं आई है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट तो सेम है। दूसरा है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यस, तो जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपके घटते हुए नजर आए क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो वहाँ का जो खर्चा है वो रिड्यूस हुआ है। दूसरी बात जो है ट्रांसपोर्टेशन के जो खर्चे हैं वो थोड़े रिड्यूस हुए होंगे क्योंकि जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह जो मिलते हैं बैंक के एम्प्लॉयज़ को वो कम होते हुए नजर आए होंगे। और सीधी सी बात है जो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जो एक और दूसरा जो है खर्चा बढ़ता भी नजर आया होगा, जो हेल्थ एंड हाइजीन से संबंधित जो खर्चे हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुल मिला के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हुए और इसमें एक मेन रीजन ये है कि आपकी फीस बेस्ड इनकम भी कम हुई है। तो आप ओवरऑल देखिएगा जो टोटल खर्चे थे आपके वो 22958 करोड़ के थे पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर के अंदर आप देखिएगा जिस क्वार्टर का मैं एनालिसिस कर रहे हैं 21624 है। तो अल्टीमेटली ये डिक्रीज होकर आए हैं, खर्चे घटना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। अब देखिएगा जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज, इनसे आप इवेल्यूट करेंगे कि आपका प्रॉफिट बढ़ा या घटा। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपके 12,958 करोड़ के प्रॉफिट थे, वहाँ पर 12,829 करोड़ के प्रॉफिट है, यानी कि जो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस हैं वो आपके घटते हुए नजर आए हैं। एक सिंपल सी बात यहाँ है कि ये घटते हुए नजर आए हैं। अब ये जो प्रॉफिट्स हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैं घटते हुए नजर आए हैं, लेकिन देखिएगा मीडिया में खबर क्या आ रही होगी, मीडिया में खबर आ रही होगी पिछले साल के क्वार्टर के साथ, पिछले साल के क्वार्टर के साथ 11147 से कंपेयर कर रहे होंगे, तो वहां से तो आप देखेंगे तो करीबन करीबन 15 से 18% की ग्रोथ नजर आएगी आपको।
राइट। तो सिंपल सी बात ये है कि आप यहाँ पर खुद इवेल्यूट करिए कि परफॉर्मेंस अच्छी हुई है या खराब हुई है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो घटते हुए नजर आए हैं। अब जो प्रोविजंस फॉर टैक्स है वो अल्टीमेटली जो प्रोविजंस अदर देन जो टैक्स है और प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज वो यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइटली इंप्रूव होती हुई आई है, बढ़ती हुई आई है। यानी कि जिसने एक प्रोविजंस जो है वो जहाँ पर 3784 करोड़ के प्रोविजंस थे वहाँ 3891 करोड़ के प्रोविजंस हैं। और देखिएगा यहाँ पर जो है बैंक ने खुद अपनी मर्जी से अगर कोई एनपीए डिक्लेयर किए तो बात अलग है, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से कोई एनपीए नहीं बनती थी इस क्वार्टर में, क्योंकि जो आपकी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है उसका क्राइटेरिया जो है इस पीरियड में फुलफिल नहीं हो रहा था। लेकिन बैंक सुयो मोटो अपनी इच्छा से जो है एनपीए डिक्लेयर कर सकते थे, तो वो उन्होंने जो है नीचे जब एनपीए की डिसीजन हम देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। तो देखिएगा यहाँ पर अब बैंक के पास जो पूरे प्रॉफिट्स हैं, तो प्रॉफिट जो पिछले क्वार्टर में थे वो 9174 करोड़ थे, अब है 8937 करोड़। तो प्रॉफिट आपके कम होते हुए नजर आए हैं। और दूसरी बात देखिएगा यहाँ 22446 के खर्चे थे टैक्स के, यहाँ 2279 के हैं। तो आपको जो टैक्स का बर्डन है वो देखिएगा प्रोपोर्शनेटली है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ देखिएगा 6588 के प्रॉफिट थे, ये 6927 के थे। तो आपके देखिएगा यहाँ पर भी जो आपका नेट प्रॉफिट है घटता हुआ नजर आया है, ये दिख रहा है आपको। लेकिन मीडिया के अंदर खबर ये आ रही है कि जी ये प्रॉफिट आपके बढ़ गए। देखिएगा ये कंपेरेबल मुझे नहीं लगता कि बैंक के लिए ठीक है। उसके बाद देखिएगा या इवन एनबीएफसी कंपनीज के लिए भी, तो हालांकि एनबीएफसी के अंदर कुछ कंपनियां रूरल थीम पे काम करती है, उनका हो सकता है थोड़ा सा इंपैक्ट होता हो, लेकिन पर फिर भी मुझे लगता है कि ऐसी कंपनीज की जो फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस करती है उनके अंदर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस ही देखना चाहिए परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने के लिए। अब देखिएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 6927 यहाँ देखिएगा 6658। आपको ये पता चल गया कि पूरा प्रॉफिट आपका कम हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स आपके इंक्रीज हो गए। 54833 जो है कैपिटल थी ₹1 की फेस वैल्यू इस बार बढ़ गई, तो ईसोप के रूप में जो शेयर्स अलॉट किए गए हैं ये उनकी वजह से नंबर्स आपको बढ़ते हुए नजर आए, बट ये माइनर नंबर, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल एडुकेसी रेशियो इंप्रूव हुई है, वेल मैनेज्ड कैपिटलाइज्ड है, और ये होनी भी चाहिए थी क्योंकि लोन इन्होंने बांटे नहीं है इस क्वार्टर में, वो आपने देख लिया, क्योंकि इनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा था वो इन्होंने इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा। और जब कैपिटल एडुकेसी रेशियो निकालते हैं तो इन्वेस्टमेंट के पैसे से जो है कैपिटल एडुकेसी पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप लोन बांटते हैं तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ये मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशियो को, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्होंने पैसा डाल दिया, तो जिसकी वजह से कैपिटल एडुकेसी रेशियो इनकी इंप्रूव हो गई, क्योंकि इन्होंने लोन बांटने की बजाय फर्दर जो कैपिटल आई वो वास्तव में लोन बांटने की बजाय इन्वेस्टमेंट के रूप में दे दी। अब यहां पर देखिएगा जो ईपीएस आई है वो ₹12.10 आई है, जो पिछले क्वार्टर में ₹12.60 थी। लेकिन आपको मीडिया देखिएगा, फिर बता रहा हूं कि वो यहां से कंपेयर कर रही है। आप सोच रहे होगे कि सर आपकी कैलकुलेशन अलग है उनकी अलग है, मेरी जो कैलकुलेशन है वो पिछले क्वार्टर से बजाय कि पिछले साल से। यहां पर आपको बात समझ में आएगी। उसके बाद आते हैं ग्रोस एनपीए। तो ग्रोस एनपीए की जो वैल्यू है वो 1.26 से बढ़ती हुई आई है 1.36। तो अल्टीमेटली पिछले क्वार्टर से भी यहाँ ग्रोस एनपीए जो है खराब होते हुए नजर आए हैं, लेकिन नेट एनपीए के अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, जो है 0.03 का इंप्रूवमेंट हुआ है। तो सिंपल सी बात ये, तो जो 0.30 का जो इंप्रूवमेंट हुआ है ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो नेट एनपी है वो अपने लोअर लेवल पर है। तो सिंपल सी बात ये, तो अगर आप पिछले भी, तो ये इन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है प्रोविजंस का यहाँ पर बनाया है, जो भी इन्होंने असेट्स रिकॉग्नाइज की होंगी। हालांकि उस मुद्दे पर मैं भी आपकी बात जो है करूँगा। अब यहाँ तक के एनालिसिस से क्या बात समझ में आती है, आइएगा हम ये बात करते हैं। तो देखिएगा सिंपल सी बात जो निकल कर आई इस एनालिसिस से, वो क्या निकल कर आई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिएगा सबसे पहली बात, ये इंटरेस्ट इनकम है, ये तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका हूं। ये देखिएगा सबसे पहली बात है कि जो लोन ग्रोथ है वो आपको दिखेगी भी, वो केवल 1 से 2% के बीच में है। वो भी हम स्टेटमेंट जब देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगी। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रू बाय 10%, 10% इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। बैंक इज कंजर्वेटिव बैंक। कैसा बैंक है? कंजर्वेटिव बैंक है इन लोन गिवन टू क्लाइंट्स। बिसाइड दिस बैंक इज होल्डिंग लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। बैंक ने लोन देने की बजाय इन्वेस्टमेंट में पैसा रखना जो है उचित समझा, बजाय कि पैसा उधार देके डुबाने के। तो देखिएगा ये अच्छा है ये खराब है तो आने वाला समय ही बताएगा, बट मुझे ये वाइज डिसीजन लगता है अभी तक। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई हैज नॉट बीन चेंज्ड।
इंटरेस्ट जो आरबीआई के साथ था बैलेंस वो चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट के रूट को यूज किया बजाय कि आरबीआई को पैसा देने के। हाउएवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है रेपो रेट जो है उनकी एडजस्टमेंट हो सकती है। हाउएवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेपो रेट के जो रिवर्स रेपो रेट्स हैं वो जो है डिक्रीज हुए हैं, आर डिक्रीज। हेंस द बैलेंस विद आरबीआई माइंडली इंक्रीज ड्यू टू नोट इंक्रीज नोट इंटरेस्ट इनकम। तो सीधी सी बात यह है वो इंटरेस्ट इनकम नहीं बढ़ी है, वो जो जरा सी बढ़ी है वो जनरली रेपो रेट की एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि रेपो रेट जो चेंज हुए तो उसकी वजह से इंटरेस्ट की इनकम या कम या ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर आरबीआई के बैलेंस से हमें कुछ ज़्यादा इंडिकेशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद अदर इनकम का जो पोर्शन है वो 33% डिक्रीज हो, जो मैंने आपको फीस बेस्ड इनकम की बात की, विच इंडिकेट्स लोअर साइड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज़ अराउंड 1950 करोड़। तो 1950 करोड़ जो मैं 2000 करोड़ आपसे बात कर रहा था ये वही है, इक्विवेलेंट टू क्वार्टरली ईपीएस ऑफ नेट टैक्स। अगर उसका ईपीएस पर इंपैक्ट डालते अगर वो नहीं घटती तो आपको टैक्स हटाने के बाद की जो एडजस्टमेंट है वो मैं बता रहा हूँ 1950 शेयर कैपिटल से डिवाइड किया टैक्स की एडजस्टमेंट की तो करीबन ₹2.66 और ईपीएस आती। अगर क्या नहीं होता ₹2.66 की ईपीएस और बढ़ी हुई आती अगर ये फीस इनकम जो है रिड्यूस हुई अगर वो नहीं होती तो आप ये समझिएगा ये बैंक के ऊपर डेंट पड़ा है। ₹2.66 की ईपीएस इसकी कम आई है क्योंकि इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्लो डाउन आपने देखा है। उसका देखिए, उसके बाद देखिएगा नेट इंटरेस्ट इनकम के ऊपर बात करते हैं। तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो देखिएगा 30,378 करोड़ है इस क्वार्टर में, जो पिछली बार 29,885 थी। यानी कि जो टोटल इंटरेस्ट है वो ये बढ़ा है आपका, और सेम टाइम पर ये इंटरेस्ट आपने पे किया जो 14,681 पे किया था पिछले क्वार्टर में, इस बार 14,712 पे किया है। तो आपको जो नेट इंटरेस्ट इनकम आई है वो आई है 1566, जो पिछले बार आई थी 15,204 करोड़। तो अल्टीमेटली जो नेट इंटरेस्ट इनकम आपकी बढ़ के आई है वो कुल कितनी बढ़कर आई है, वो बढ़कर आई है 462। कितनी बढ़कर आई है 462, और उसका जो चेंज है वो कितना है 3%। जो चेंज है ये टोटल इंटरेस्ट इनकम में कितना बढ़ के आया आपका 3%। यानी कि बैंक की क्वार्टरली ग्रोथ है 3%। लेकिन वहीं पर डी ग्रोथ किस में है, अदर बिजनेस के अंदर, अदर बैंकिंग बिजनेस के अंदर डी ग्रोथ है, यानी कि जो अदर फीस इनकम है। तीसरी बात आपको सुनिएगा, तीसरी बात सुनिएगा, प्रोविजंस इनके बढ़ते हुए नजर आए हैं। प्रोविजंस जो है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। ये पूरा जो है मैंने आपको यहाँ पर स्टैंड अलोन एनालिसिस आपके साथ किया। अब मैं बात करूंगा इनकी कौन से सेगमेंट में इनके पास पैसे आए। तो देखिएगा ट्रेजरी इनकम इनकी ज़्यादा आ रही होगी, क्योंकि ट्रेजरी का मतलब है इन्होंने जो आरबीआई के पास जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसे रखे। अब देखिएगा रेवेन्यू, ये देखिएगा रेवेन्यू ट्रेजरी इनकम 15% से बढ़ी है ट्रेजरी के अंदर, जो मैं आपको बता भी रहा था। उसी तरीके से आप देखिएगा रिटेल के अंदर बिजनेस घटता हुआ नजर आया। जहाँ 28,210 करोड़ के प्रॉफिट रेवेन्यूज थे 28,210 के, वहीं पर अब 27,101 के थे। तो आप देखिएगा कितना मतलब आपका घटा है, यानी कि करीबन 1100 करोड़ के कम रेवेन्यूज रिटेल बैंकिंग के अंदर आए हैं, 1100 करोड़ के। तो आप ये 1100 करोड़ को मत देखिएगा, ये देखिएगा कि रिटेल के अंदर क्योंकि लॉकडाउन था तो वो लोग आएंगे नहीं, तो अल्टीमेटली रिटेल का बिजनेस है। मॉल में गए नहीं, जहाँ पर इनके जो एजेंट होते हैं वो बैठे होते हैं, वो बिजनेस नहीं आया था। और बीच में क्या था, अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी बंद थे, तो वहाँ से भी इनको बिजनेस नहीं आया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इंपैक्ट पड़ना लाजमी था। उसके बाद है होलसेल बैंकिंग। तो होलसेल बैंकिंग के अंदर भी जो अब किनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं वहाँ पर भी देखिएगा ये एमएसएमई के अंदर है, तो वहाँ पर भी इन्होंने, क्योंकि इन्होंने पैसा बांटना ही नहीं था, मैं तो आपको सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि ये बैंक बड़ा प्रूडेंस के साथ काम करता है। तो ये देखिएगा यहाँ पर भी इनको डी ग्रोथ नजर आई, यानी कि होलसेल बैंकिंग में भी इन्होंने पैसा नहीं डाला है। तीसरी बात, अदर बैंकिंग ऑपरेशन में जहाँ पे 5047 के आते थे, अदर एक्टिविटीज़ में भी काम नहीं किया, केवल और केवल इन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा और उससे पैसा कमाया। इसका मतलब है इस पूरे 3 महीने के दौरान बैंक ने बैंकिंग बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया, बैंक ने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया, अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रेजरी को मैनेज किया है। और अल्टीमेटली जो इनकम अभी अपने आप को ईपीएस जो घटी है वो इसलिए घटी है क्योंकि वास्तव में इनकम बिजनेस घटा है, लेकिन वो और घटता अगर ये जाके ट्रेजरी में पैसा नहीं कमाते। तो इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दी और ट्रेजरी से पैसे कमा लिए, बजाय के जो है ये लोगों को लोन बांटते। तो लोन नहीं बांट रहे हैं, ये आप समझ जाइएगा। रिटेल बैंकिंग के अंदर भी इनके रेवेन्यूज कम है,
कंपनियों से भी जो होलसेल बैंकिंग है वहाँ से भी कम है उसके अंदर। उसके अलावा अगर अनअलोकेटेड भी अमाउंट आप बात करेंगे तो जीरो ही होगी जो अनअलोकेटेड थे। अदर बैंकिंग ऑपरेशन में भी देखिएगा 3896 है, तो करीबन 20% कम बांटा है वहाँ भी पैसा। तो अब यहाँ पे आपको बात समझ में आएगी कि केवल और केवल ट्रेजरी में, अब ट्रेजरी में इनकम ज़्यादा है तो ट्रेजरी में ब्याज भी ज़्यादा दिया होगा। तो जहाँ 1082 का ब्याज दिया था वो अब क्या देखिएगा 2505 का ब्याज दिया है। उसी तरीके से यहाँ पे जो आपने रिटेल बैंकिंग के अंदर 2667 का इंटरेस्ट पे किया था तो अब क्या 2220 का। तो अल्टीमेटली सॉरी ये रिजल्ट्स हैं आपके। तो यहाँ पर जो है सॉरी ट्रेजरी के अंदर आपके प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आए हैं क्योंकि ट्रेजरी में आपने ज़्यादा पैसा दिया था। इसी तरीके से आपको यहाँ पर आपने कहा रिटेल बैंकिंग में पैसा कम दिया तो आपको प्रॉफिट भी कम होते हुए नजर आए। होलसेल बैंकिंग में 3813 के थे तो यहाँ पे आपने पैसा कम दिया तो 3644। तो आप देखिएगा जो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं उनमें प्रॉफिट नहीं है, उनमें प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, यानी कि उनके अंदर डी ग्रोथ है। आप ध्यान से समझिएगा जो उनके कोर बिजनेस है, यानी कि जो कोर बैंकिंग बिजनेस है उससे तो वो पैसा लूज कर रहे हैं, डी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन वो कमा कहाँ रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट करके देखिएगा। और उसके बाद अदर बैंकिंग ऑपरेशन में 2025 है और वहां पर भी देखिएगा घट गए, वहां पर तो आप देखिएगा आधे से भी ज्यादा कम हो गए। तो अदर बैंकिंग में भी आप रिड्यूस कर रहे हैं। और देखिएगा इनकी असेट्स एलोकेशन भी सबसे ज्यादा कहाँ है, असेट्स एलोकेशन भी आप देखिएगा इन्होंने ट्रेजरी के अंदर जबरदस्त तरीके से बढ़ाई है। जो ट्रेजरी के अंदर इनका पैसा है वो देखिएगा 457240 यानी कि 4,57,240 है जो अब 4,61,539 करोड़ हो गया। तो ये अल्टीमेटली बढ़ गए ट्रेजरी में असेट्स। इसी तरीके से यहां पर ये जो असेट्स थी आपकी देखिएगा रिटेल बैंकिंग में 4,84,270 करोड़ थी वो घट गई, वो 4,68,995 करोड़ हो गई। इसी तरीके से होलसेल बैंकिंग में इन्होंने हालांकि पैसा तो बढ़ा है लेकिन इनकी इनकम कम आई, यानी कि जो पैसा है वो तो बढ़ा है क्योंकि इन्होंने कुछ जगह अच्छे कॉर्पोरेट्स को कॉर्पोरेट लोन तो दिए हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो इन्होंने इनकम में आपने देखना प्रॉफिट कम दिखाया है। और रीजन होलसेल बैंकिंग में देखिएगा पिछले साल के मुकाबले में इनकम कम आई है, रेवेन्यू भी कम आया है, और लेकिन असेट्स ज़्यादा यानी कि लोन जो बांटे हैं वो देखभाल के बांटे हैं, लेकिन वहाँ पर इनको कुछ लॉस हुआ है जिसकी वजह से, यानी कि जहाँ पर कुछ इनको डाउट क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से प्रॉफिट कम आया है। अदर बैंकिंग के अंदर तो देखिएगा लोकेशन बहुत ही कम हो गया, और यहाँ पर देखिएगा जहाँ 60,500 करोड़ थे वहाँ पर आप देखिएगा 56,644 करोड़ की एलोकेशन है। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो आपको कहानी बयां कर रहा है। और क्या बता रहा है देखिएगा, वो एक सिंपल सी बात बता रहे हैं कि बैंक ने लोन नहीं बांटे। बैंक ने क्या नहीं किया, लोन ग्रोथ बिल्कुल जीरो है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट बढ़ा के दिए, इन्वेस्टमेंट कैसी हुई है बहुत जबरदस्त तरीके से। इन्वेस्टमेंट में तो पूरा फोकस यहीं पे किया, फोकस यहीं पे करा है पूरा। अब बात करते हैं इनकी कमेंट्री की, जो सबसे खास बात है, क्योंकि इनकी कमेंट्री को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी। यहां से देखिएगा आपको वो पूरी बात समझ में आएगी। और इन्होंने कोविड का प्रोविजन अलग से मेंशन नहीं किया है, ये सबसे खास बात मैं आपको बताऊंगा कि कोविड का प्रोविजन इन्होंने अलग से नहीं बताया। हाँ जी, देखिएगा अब यहां से देखिएगा द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 इंक्लूड चेंजेस ऑफ कस्टमर बिहेवियर। ये पहली बात कह रहे हैं कि कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है, ये नोटिस कर लीजिएगा जी। ये आगे भी कस्टमर का बिहेवियर अगर चेंज होएगा, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पैंडेमिक जो फियर है उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस जो लगी हुई हैं बिजनेस के अंदर और इंडिविजुअल एक्टिविटी लेड टू सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी इन ग्लोबल एंड इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। उसके बाद ये जो सारी बातें बोल रहे हैं ध्यान से समझिएगा, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन ग्लोबल एंड लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये नॉर्मल है, सबको पता है कि जी ये एक्टिविटी कम हो रही है। अब उसके बाद जो लिख रहे थे कंटिन्यूस स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज लीड टू डिक्रीज इन लोन ओरिजिनेशन, ये कह रहे हैं कि उसकी वजह से लोन ओरिजिनेशन कम हुआ है। लेकिन आप बात ये ध्यान समझिएगा, लोन ओरिजिनेशन ये करना भी नहीं चाह रहे थे क्योंकि पता पैसा देंगे डूब जाए, तो पहले जो है कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल जो है असेस कर रहे हैं, ये जो अच्छे कस्टमर्स हैं उनको जो है लोन देते हुए नजर आएंगे आगे फ्यूचर में। द सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, यानी कि जो दूसरी पार्टी के प्रोडक्ट बेचते थे, जो इंश्योरेंस बेचते थे दूसरी कंपनीज के अपने बैंक के थ्रू, या जो और प्रोडक्ट्स जो म्यूचुअल फंड्स बेचते थे, वहाँ पर भी जो थर्ड पार्टी का बिजनेस है वो इनके पास कम आया है। यूज़ ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, लोग मॉल में नहीं जा रहे हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट खुले नहीं हुए थे,
तो जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है उसके जो यूजेज हैं वो कम है, बाजार बंद थे तो अल्टीमेटली उनके यूजेज जो है कम हुए। द एफिशिएंसी इन कलेक्शन एफर्ट्स, और जिन लोगों को पैसा दिया था तो वहाँ पे उधार वसूल करने के लिए, क्योंकि बाजार ही बंद था तो आप कहाँ से वसूल करते। और अल्टीमेटली इसमें जो है आरबीआई की गाइडलाइंस भी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी डे बाय डे जो है टफ होती जा रही है। तो ये कह रहे कि वहाँ से भी जो है, और गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही कि आप कलेक्शन को जो है दुरुस्त करें, क्योंकि अगर लोग परेशान होंगे तो फिर जो है सरकार की बदनामी होगी। तो वहाँ से भी जो है इनको एफर्ट्स जो है ज़्यादा डालने पड़ रहे हैं कलेक्शन के लिए भी। और कंटिन्यूस स्लो डाउन में लीड टू राइज इन द नंबर ऑफ कस्टमर्स डिफॉल्ट्स, और जिसकी वजह से इनके कस्टमर्स के डिफॉल्ट्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। एंड कंसिस्टेंटली इंक्रीज प्रोविजन देयर अगेंस्ट, और इसलिए हमने अपना प्रोविजन आगे बढ़ाया है। अब देखिएगा इनके रिजल्ट में जो सबसे खास बात है वो ये है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि मोरेटोरियम बुक कितनी है, राइट। दूसरी बात ये क्या नहीं बता रहे कि इन्होंने कितना प्रोविजन इसके लिए बनाया। वो दोनों प्रोविजन अलग अलग दिखा तो रखे इन्होंने अलग, लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। फॉर ऑल सच अकाउंट्स वेयर द मोरेटोरियम इज ग्रांटेड द असेट्स क्लासिफिकेशन रिमेन स्टैंड स्टिल ड्यूरिंग मोरेटोरियम, द नंबर ऑफ डेज पोस्ट ड्यू शैल एक्सक्लूड द मोरेटोरियम पीरियड फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द असेट्स इज नॉन परफॉर्मिंग। जो मैंने आपको बात बोली थी कि परफॉर्मिंग या नॉन परफॉर्मिंग का जो डिसाइड अभी इस पीरियड को, मोरेटोरियम पीरियड को कंसिडर ही नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जो है उसको जो है नॉन परफॉर्मिंग असेट पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि बैंक सुओ मोटो जो है उसको कैलकुलेट कर सकता है। द बैंक होल्ड प्रोविजन एज ऑन 30 जून अगेंस्ट द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ कोविड-19, जो उसका असर होगा उसका हमने पूरा प्रोविजन बना लिया है। हमें विश्वास दिला रहे हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द प्रोविजन हेल्ड बाय द बैंक आर इन एक्सेस ऑफ आरबीआई प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स, और जो आरबीआई के प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स है उससे हमारा ज़्यादा है प्रोविजंस, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से जो बिजनेस करते हैं। इसके अलावा मैं दो चीज़ें आपको और बता देता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस बैंक की दो सब्सिडरी कंपनीज़ हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और उनमें कितना हिस्सा ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा ये जो हिस्सा कितना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा इन दोनों कंपनीज़ के अंदर इनके जो हिस्से हैं वो कितने हैं। तो देखिएगा सबसे पहले एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड में 96.5% होल्ड करते हैं, और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अंदर भी ये जो है 95.3% के आसपास होल्ड करते हैं। तो 95.3 यहाँ पे और 96.5। तो जब आप कोई वैल्यूशंस देखें तो आप इस बात को समझिएगा। तो अल्टीमेटली देखिएगा मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखिएगा ये बहुत जानदार बैंक है, शानदार बैंक है, एक नंबर का बैंक है इंडिया के अंदर। अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर बात करें तो इसकी भी बैलेंस शीट के अंदर जो है असर आता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से मैनेज करते हैं, बहुत प्रूडेंस के साथ काम करता है ये बैंक, लेकिन फिर भी जो है इसका इम्पैक्ट आया है। तो जहाँ पर जो दूसरे बैंक्स हैं जो कि लोन बांटने में थोड़ा सा लिबरल है, ये क्योंकि लिबरल तरीके से लोन नहीं बांटते हैं, ये बड़ा देखभाल के जो लोन बांटते हैं, और ये भी खुद मान रहे हैं कि जो है इनके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। और देखिएगा जिस तरीके से डी ग्रोथ है वो आपको साफ साफ नजर आ रही होगी। तो फिर भी मैं आपको इस नज़रिए के साथ एनालिसिस किया है जैसी साफ पिक्चर आपके सामने आ जाए। तो ये सारी बातें जो है मैंने आपके साथ की। एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल आइकन, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर जो है लाइक भी करिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।